हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं 10 दिन के लिए छुट्टियों में था। इस दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला, विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ आया स्पेसएक्स का, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था। और दूसरी बड़ी जो घटना हुई वो ये कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रपति ने। आज मैं ईरान युद्ध से विश्व ने क्या सीखा, भारत ने क्या सीखा, स्टॉक मार्केट में जो एक उछाल आया है इस एमओयू के साइन करने के बाद में, ये कितना इसके अंदर में स्थायित्व रहने वाला है, कितना परमानेंट रहने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसके ये एमओयू जो है इसको पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में अभी तक रखा नहीं गया, परंतु जो मुख्य बिंदु जिसके ऊपर में छन छन के न्यूज बाहर आ रहा है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे समझ में आई। एक ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने रख सकता है, उसको ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि भैया न्यूक्लियर मटेरियल जो 60% एनरिच यूरेनियम है ईरान के पास में, वो हमारे लिए कोई सरदर्दी नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन बना ना पाए आने वाले दिनों में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बात पे भी सहमति बन गई है कि ईरान न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जो एनरिच यूरेनियम है 60%, इसको अपने देश के अंदर ही रखे, ठीक है, और अपने देश के अंदर रखे और उसको खुद ही वो नष्ट करे, कम करे, जो भी करना हो करे। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसपे सुई अटकी हुई थी, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को बहुत बड़ी समस्या थी, पहली चीज। दूसरी चीज, इस्फहान और फॉर्दूस की जो डिस्ट्रक्शन जो न्यूक्लियर साइट्स का किया गया था, उसके अंदर में जो यूरेनियम रह गया था, अमेरिका चाह रहा था कि वो यूरेनियम किसी भी तरीके से वो हथियार ले, ईरान से निकाल ले, जिसमें वो नाकामयाब रहा। यदि अमेरिका इन दोनों पॉइंट्स को, बात को मान रहा है, तो ये एक बहुत, आप कह लीजिए कि चर्चा जो है वो सकारात्मक तरफ बढ़ रही है दोस्तों। पर इसमें कई बोन ऑफ कंटेंशंस, कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे ईरान जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए डिमांड कर रहा है मनी, और अमेरिका बोल रहा है कि किसी भी तरीके से एक ढेला, एक पाई जो है वो ईरान को नहीं दिया जाएगा। परंतु इसमें याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि 1979 में 444 दिन के लिए जो 52 डिप्लोमेट्स, अमेरिकन डिप्लोमेट्स को ईरान ने बंधक बना के रखा था जिमी कार्टर के टाइम में 1979 में, वो टाइम से ईरान के ऊपर में आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगे हुए। और सोसाइटी जनरल की एक रिपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है सोसाइटी जनरल, आपको मालूम है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसके हिसाब से लगभग $100 बिलियन के आसपास में ईरान का पैसा जो है वो अमेरिका के सैंक्शन के कारण जो है रुका हुआ है, या अमेरिका ने उसको कैप्चर करके रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल फ्रांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने ये कहा कि ये पैसा हमारा नहीं है, तो हमें आज नहीं तो कल तो ये वापस करना ही होगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने सिग्नल दिया है कि ईरान जो बार बार रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है, वो $100 बिलियन जो उसके सैंक्शन के रोके गए हैं, धीरे धीरे वो पैसे छोड़े जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि ईरान कितना कॉपरेट करता है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में, और लेबनान में जो हिजबुल्ला है उनको कंट्रोल में रखने में, ताकि वो इजराइल पे हमला ना करे। और भी कई चीजें हैं जिनको अमेरिका देखेगा और उसके बाद धीरे धीरे ये सैंक्शन मनी को छोड़ेगा। और अमेरिका का मानना है कि आप इसी पैसे को यूज करके रिकंस्ट्रक्शन कीजिए जो भी आपका विनाश हुआ है। तो दोस्तों, मोटा मोटी देखने पे तो सकारात्मक चीजें कई नजर आ रही हैं, परंतु अमेरिका का भरोसा नहीं है। ये वो राष्ट्र है जो हर 3 से 4 राष्ट्र में, 3 से 4 साल में एक युद्ध करता है। युद्ध किए बिना इसकी इकोनॉमी जो है वो चलती नहीं है। तो कौन से बहाने से फिर युद्ध में कूद जाए, वी डोंट नो। परंतु अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो चलेगा, स्थायित्व होगा। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि कल यानी फ्राइडे से स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेट्स बैठ के बातचीत करने वाले हैं। ये बातचीत फ्राइडे से लेकर संडे के बीच में चलेगी। इस बातचीत में क्या उभर के आता है ये हमें देखना होगा। दोस्तों, जो दूसरा अहम पहलू इस वीडियो का मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि विश्व ने और भारत ने क्या सीखा इस ईरान युद्ध से, इस खाड़ी युद्ध से, इस हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। पहली चीज जो मुझे उभर के सामने नजर आती है वो ये है कि देखिए, ऑयल का जो सप्लाई था लगभग 10 मिलियन बैरल पर डे कम हो गया था। वर्ल्ड हर दिन में 100 मिलियन बैरल पर डे कंज्यूम करता है, उसमें से 20 मिलियन बैरल पर डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता था। लगभग 10 से 11 मिलियन बैरल जो है वो बिल्कुल भी जो है वो शिपमेंट्स आ नहीं पाई। 8 से 9 मिलियन बैरल अल्टरनेटिव पाथ पाइपलाइंस, यानुबू का पोर्ट जो है सऊदी अरेबिया का, वहां से गया। तो 10 से 11 मिलियन बैरल जो गायब हो गया सप्लाई, यह आज तक का सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन है। इससे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन कभी हुआ नहीं। परंतु जो सप्लाई डिसरप्शन था उसके मुताबिक प्राइसेस ऑयल के बढ़े नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1973 में यम किपुर वॉर में जब अरब राष्ट्र हारे तो इन्होंने अमेरिका को मजा चखाने के लिए, क्योंकि उसने इजराइल की मदद की थी, ऑयल एम्बार्गो किया, यानी ऑयल के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया अमेरिका को। उस कारण से क्या हुआ कि 4 गुना ऑयल के प्राइसेस 1973-74 में बढ़ गए, 4 गुना। ठीक है, अब आते 1979-80 में जब ईरान ने बंधक बनाया अमेरिकन दूतावास के लोगों को, डिप्लोमेट्स को, उस टाइम में ऑयल के दाम जो है वो दुगने से थोड़ा ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, अभी तक 4 ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी ये हॉर्मुज खाड़ी के पहले जिसने ऑयल के प्राइसेस को अफेक्ट किया, जिसमें से 1970s की ये 2 घटना है। 1973-74 का यम किपुर वॉर के बाद में ऑयल एम्बार्गो, और 1979-80 में अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बंदी बनाने वाली बात। ये दोनों टाइम में एक बार में 4 गुना ऑयल के प्राइस बढ़े, एक बार में जो है वो दुगने से ज्यादा बढ़ा। तीसरी महत्वपूर्ण जो घटना घटी वो था आपका गल्फ वॉर। गल्फ वॉर के दौरान भी ऑयल के प्राइसेस लगभग डबल हुए। ठीक है, पर हम यदि आए चौथी महत्वपूर्ण घटना यानी 2022 में जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो उस टाइम में ऑयल के प्राइसेस जो है मैक्सिमम हाईएस्ट गए थे $128 पर बैरल। ठीक है, तो ये लगभग ये 90% का इजाफा था। अब ये जो 5वीं बड़ी घटना हुई है, उस 5वीं घटना के पहले यानी 28 फरवरी के पहले ब्रेंट क्रूड का दाम चल रहा था $70-71 पर बैरल, और जो हाईएस्ट प्राइस गया है इस युद्ध के दौरान वो $120 पर बैरल के आसपास में गया है। तो 70 से 120 यानी $50 का इंक्रीमेंट, $50 यानी कि 7-7-49 यानी 70% का लगभग इजाफा जो है वो हुआ इस युद्ध के दौरान। तो 4 गुना से दुगना, 1973 में 4 गुना, 79-80 में दुगना, उसके बाद में गल्फ वॉर के टाइम में डबल और यानी दुगना ही लगभग, उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में 90% और अब घट के 70%। तो ये दिखा रहा है कि ऑयल का इंपैक्ट जो है, ऑयल सप्लाई में यदि डिसरप्शन होता है वॉर के कारण या किसी और कारण से, तो वो इंपैक्ट कम हो रहा है प्राइस के ऊपर में। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं आपको जानने के लिए मिलेगी। ये मेरा अपना एनालिसिस है, पढ़ के डाटा फिगर इकट्ठा करके ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। 90% हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में, अभी 70% के आसपास हुआ। तो यानी ये कम ही होता जा रहा है। इसका रीजन ये है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसकी ऑयल इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ₹1 जीडीपी या $1 जीडीपी प्रोड्यूस करने में जितना ऑयल लगता है वो जो 2000 में लगता था, सन 2000 में या सन 1990 में जब गल्फ वॉर हुआ था, उस टाइम से अभी वर्ल्ड ओवर ऑयल इंटेंसिटी जो है वो लगभग 40% कम हुई है।
तो यानी उस टाइम में जितना ऑयल लगता था $1 जीडीपी प्रोड्यूस करने में, आज उससे 40% कम लग रहा है ऑयल, वही $1 की जीडीपी प्रोड्यूस करने में। तो ऑयल इंटेंसिटी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी की कम हुई है। उसके दो बड़े कारण है, एफिशिएंसी बढ़ी है, जितनी कारें आई हैं उनके इंजन देखिए, ये पेट्रोल डीजल कम खाती है। तो ना केवल ये कारों में, ऑटोमोबाइल में, बल्कि कंज्यूमर इक्विपमेंट्स में जितने हैं, पावर प्लांट भी हैं, यहाँ पे कोयले से पावर बनता है, पर बहुत सारी जगहों पे नेचुरल गैस और ऑयल से पावर बनता है। तो वो हर जगह पे जो इक्विपमेंट्स है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट बनाए गए हैं। तो इस कारण से ऑयल इंटेंसिटी कम हुई है, पहली चीज। दूसरा बड़ा कारण जो है वो चाइना का उभरना है। दोस्तों, चाइना ने जिस तरीके से सोलर और ईवी का यूज किया है, ये वर्ल्ड ओवर ईवी के अडॉप्शन में, सोलर पैनल्स के अडॉप्शन में इसने बहुत बड़ा जो है भूमिका अदा की है, क्योंकि चाइना ने इन सब चीजों का कॉस्ट कम कर दिया है। सोलर के जो पैनल्स बन रहे हैं आज की डेट में, ये यदि मैं 2010 पकड़ूं, यानी आज से 16 साल पहले, तो लगभग 80 से 90% वो रेट कम हो गया है। मान लो ₹100 लगता था एक पैनल बनाने में, तो वो घट के ₹10 रह गया। इतना तेजी से जो है ये प्राइस गिरा है, और इसका बड़ा कारण है चाइना। चाइना ने बहुत सारे, आप कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी का यूज करके इतने एफिशिएंट पैनल्स बनाए हैं, और ईवी व्हीकल्स भी अपनी बड़ी स्ट्रांग बनाई है। उनकी जो ब्लेड टेक्नोलॉजी, जो बैटरी ये चार्ज करने की है, 8 मिनट में 85% जो है बैटरी चार्ज हो जा रही है। तो बड़ी भारी संख्या में चाइना में ईवी व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, और यूरोप में भी चाइना के बने हुए ईवी व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। तीसरी जो बड़ी चीज हुई है वो ये है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग, जो कि ऑयल इंटेंसिटी वाला सेक्टर है, ऑयल ज्यादा खाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग से ग्लोबल इकोनॉमी सर्विस की तरफ खिसकी है, खासतौर पे भारत की सर्विस, यानी हेल्थ केयर, टूरिज्म, बैंकिंग, फाइनेंस, यानी ऐसी चीजें जहां पे ऑयल का यूसेज ज्यादा नहीं है, टेक्नोलॉजी। तो इन पार्ट्स का, इन सेक्टर्स का जो है वो भारत की इकोनॉमी में रोल बड़ा है जीडीपी को बढ़ाने में। वर्ल्ड में भी देखिए तो अमेरिका भी कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, यहीं पे जॉब क्रिएशन हो रहा है, यहीं पे जीडीपी जो है वो बढ़ रही है। तो जो सेक्टर जहां पे ऑयल का कंजम्पशन कम है, वो सारे सेक्टर्स आज की डेट में जीडीपी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि हमने क्या सीखा इस वॉर से। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट्स बताऊं, जैसे एक यूरेशिया ग्रुप है, काफी बड़ा वर्ल्ड का ग्लोबल जियो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाला ग्रुप है। यूरेशिया ग्रुप का ये मानना है कि हमको बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं। उन्होंने कारण ये दिया क्यों ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जहाज 3 महीने से समुद्र में खड़े हैं, इसके हल्क पे एल्गी लग गया है, ठीक है। तो एल्गी लग गया है तो ये जहाज तेजी से मूव नहीं कर सकते। तो पहले इन जहाजों को समुद्र से निकाल के जहां खड़े हैं इनको धोना होगा। और ये जो धुलाई है, ये कोई अपने घर के कार को जैसे हम धोते हैं कुछ मिनटों में, वैसी नहीं है। बड़े बड़े जहाज हैं, कई कई दिन, हफ्ते लग सकते हैं इनकी धुलाई में, ठीक है, इनको साफ करने में। तो यूरेशिया ग्रुप का मानना है कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते मिनिमम, और 7 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं जहाजों की धुलाई, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अलग अलग जगह जो सी माइंस लगाई हैं ईरान की फौज ने, उसको साफ करने में। तो जून, लगभग मिड जून खत्म हो गया है, तो उनका यह मानना है कि अगस्त पहले वीक तक जो है स्थिति सामान्य नहीं होगी। उसके बाद उनका मानना है कि 28 फरवरी से पहले हर दिन 100 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे, जो अब घट के 10 रह गए। तो ये 10 से 50 आने में भी, यानी प्री वॉर सिचुएशन का 50% अचीव करने में भी कम से कम 3 से 4 महीने विश्व को लगेंगे, ठीक है। 3 महीना आप पकड़ के चलिए। तो उसके कई सारे कारण दिए, इंश्योरेंस कॉस्ट से लेके बहुत सारी बातें बताई हैं। नाविक जो फंसे हुए हैं वो थके हुए हैं, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, एल्गी, बहुत सारी बातें की गई। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 महीना तो ये सिचुएशन
स्टेबलाइज होने में लगेगा। ठीक है, तो ये 2026 तो गया, जो ग्लोबल इकोनॉमी है 2026 की, ये मुझे लगता नहीं है कि ये 2% से ज्यादा का जीडीपी ग्रोथ हमें इस साल नजर आएगा। अब इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या होगा? दोस्तों, जब जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन ज्यादा नहीं होगा, कंजम्पशन ज्यादा नहीं होगा तो भारत जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी डिमांड नहीं होगी, तो रुपये पे उसका असर और ज्यादा हमको नजर आएगा। दूसरी चीज, 3 से 4 महीना खिंच गया तो रुपया जो कमजोर हो रहा है ये और कमजोर होगा, क्योंकि ऑयल के दाम जो अभी तेजी से नीचे गिरे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि किसी भी हाल में $80 पर बैरल के नीचे जाएंगे। इनफैक्ट मुझे यहां से लग रहा है कि 90 से $95 पर बैरल जो है वो ऑयल के दाम ऊपर जाने वाले हैं, यानी जो अभी 85 के आसपास चल रहा है, 10, 12, $15 और यहाँ से ऊपर ही बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो रुपये के ऊपर में एक प्रेशर क्रिएट करेंगी। तीसरा चीज, आईएमडी जो है वो एक बड़ी ही दुखद चीज बता रहा है कि भारत में मानसून अल नीनो के कारण इस बार कम बारिश हो सकती है। यदि ये हो गया तो भैया हमारे लिए जो है डबल वैमी, दुगनी संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक तरफ रुपया गिर रहा है, ऑयल के दाम ऊपर है, दूसरी तरफ भारत में जो कि आप ये कह लीजिए कि बारिश पे यहाँ का इरिगेशन जो है वो डिपेंड करता है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुए, बारिश के ऊपर में, मानसून के ऊपर में ही खरीफ की फसल जो है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। तो आप ये समझिए कि वहां कहीं ना कहीं हमको झटका लग सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज यदि नॉर्मलाइज नहीं हुआ तो आपको मालूम है सल्फर की पूरी दुनिया भर में कमी हो गई है। सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, तो फर्टिलाइजर की भी कमी जो है वो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो खाद्यान्न का संकट जो है वो भी मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं आ सकता है। तो अभी तो स्टॉक मार्केट भाग रहा है, बहुत खुशी है कि सब चीज चंगा है, बढ़िया हो गया, बट मैं उतना आशावान नहीं हूं। ये बड़ा ही आप कह लीजिए कि एक्सपेंसिव ऑप्टिमिज्म होगा अगर इस लेवल पे स्टॉक की मैं बाइंग करूं तो, मतलब दिल खोल के बाइंग करूं तो। कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स हमेशा आपको बाइंग का मौका देते हैं, परंतु ओवरऑल मार्केट में बाइंग का मुझे कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं जुलाई में अपना पेड वीडियो लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट पेड वीडियो। इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी कंपनीज बाय कर रहा हूँ, क्यों बाय कर रहा हूँ। यदि आप ये देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको अवश्य करूंगा। वीडियो की फीस 1500 रुपए है। यदि आप 1500 रुपए पे कर सकते हैं तभी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आपका समय और मेरा समय, हम दोनों का समय बहुत मूल्यवान है। दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरी बात को फेस वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना रिसर्च कीजिएगा। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैं कहां बाइंग कर रहा हूं और उसके पीछे का थीसिस क्या है, रैशनल क्या है। ठीक है, परंतु मेरी बातों को आप पूर्णतः सत्य मानते हुए उस पर एक्शन ना लें। ये किसी भी तरीके का बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपना रिसर्च करें और उसके बाद ही आप कोई फैसला लें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा कि ये जो हम इतनी खुशियां मना रहे हैं कि ईरान वॉर खत्म हो गया, एक तो मैं क्लियर कर दूं कि ये एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया है, और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्लियरली मेंशन है कि 2 महीने तक वार्ता चलेगी। 2 महीने के बीच में यदि किसी भी राष्ट्र को लगे कि अगला राष्ट्र जो है ठीक से बातचीत जो है वो बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अलग हो सकता है इस वार्ता से। और अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि ईरान यदि कॉपरेट नहीं करेगा तो फिर से हम बमबारी कर सकते हैं। तो पेशो पेश की स्थिति जो है वो बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि संकट के सारे बादल जो है वो छट गए। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के जो है आप मार्केट में एक्शन लीजिए, मार्केट में किसी भी तरीके का काम कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।